हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 3 जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 3 फाउंडेशन कोर्स का इकोलॉजी हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी और इकोसिस्टम के। सबसे पहले तो इन तीनों के डेफिनेशंस हमको समझ लेने हैं कि इन तीनों में किसी तरीके का कन्फ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन ना होने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर 1 में बच्चों आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक फ्रेंच टर्म है जो डिराइव किया गया है एनवायरन से, जिसका मतलब एनकम्पास भी होता है, एनसर्कल भी होता है और सराउंड भी होता है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट को हम सराउंडिंग के नाम से काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इकोलॉजी भी हमने देखा था। इकोलॉजी का मतलब हमने क्या समझा था, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं लाइफ के ऊपर। बायोलॉजी की एक ब्रांच है, लेकिन अब यह खुद एक बहुत बड़ी ब्रांच हो चुकी है जिसके अंदर बहुत सारे सब डिसिप्लिन जो है वो आ चुके हैं। तो इकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है। तो आइए बच्चों, बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ओके, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ज़रूरी है इन तीनों ही टर्म्स के मीनिंग को समझ लेना। दीज थ्री टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। ये तीनों के तीनों जो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है बच्चों, भले अलग अलग है लेकिन आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन जो है वो इनका बना हुआ है। कोई भी बिना एक दूसरे के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोथ लिविंग एंड फिजिकल कंप्राइज द एनवायरनमेंट। अब नेचुरल सराउंडिंग जो है एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे लिविंग हो या फिजिकल हो, यानी कि मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, दोनों के दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट कंप्राइजेज ऑफ एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग जो है वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम बात करें लाइट, वाटर, एयर, लैंड एक्सेट्रा, ये सब हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स का हिस्सा है। अगर हम बात करें रैट्स, लिजर्ड्स, डॉग्स, काउस की, तो ये हमारे लिविंग सराउंडिंग का क्या होती है, हिस्सा होती है। अब बहुत ज़रूरी है किस चीज़ को समझना कि एनवायरनमेंट जो है वो इन दोनों लोगों को मिलाकर ही बनता है, लिविंग और फिजिकल को। इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स के इंटर रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में। द अर्थ इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब देखो, अर्थ जो है ना, उसके ऊपर दुनिया भर की जिंदगियाँ दी हुई है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, ऐसे कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो है जो इस पृथ्वी के ऊपर वाले ने बनाकर भेजे हैं। अर्थ इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिपेंड इन सम वे और अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं रहते हैं, यहाँ पर नॉन लिविंग बींग्स भी एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेटली एज एन ऑर्गेनिज्म कैमल हैज़ अ रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। कैमल जो है कहाँ पर मिलता है हमको, रेगिस्तान में अगर हम जाएंगे, डेजर्ट एरिया में मिलता है, तो उसका अपना एक रिलेशनशिप है उस एनवायरनमेंट के साथ में। ह्यूमंस हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप। अब ह्यूमंस का एक अच्छा रिलेशनशिप है किसके साथ में, काउस के साथ में, चिकन्स के साथ में, बीस के साथ में। दिस स्टडी ऑफ हाउ द एग्जिस्टेंस एंड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस इट्स एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा इज इकोलॉजी। बस यही होता है इकोलॉजी, कैसे एक जीव का उसके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना और कैसे उस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है वो लिविंग बीइंग, बस उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी, उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। अब इकोलॉजी का हमने मतलब तो समझा था, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है हाउस और प्लेस वेयर वन लिव्स, और इसी तरीके से लोगोस का मतलब दिया था स्टडी ऑफ। तो ये जो है अर्नस्ट हैकल जो है, इन्होंने 1866 में इस टर्म को कॉइन किया था। इसलिए इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द हाउस, स्टडी ऑफ द हाउस इन विच वी लिव, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसकी स्टडी करना। इकोलॉजी इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसके बारे में, ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बारे में। लुकिंग फॉर पैटर्न्स एंड सीकिंग टू एक्सप्लेन दीज पैटर्न्स, कि क्यों कैमल का रिलेशन जो डेजर्ट के साथ है वो इस तरीके का रिलेशन क्यों है, क्यों कैमल्स वहाँ पर ज़्यादा को एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे उनके लिए सूटेबल है, तो इस चीज़ की स्टडी करना। It can be confidently established that environmental science is more or less ecology। इसीलिए environmental science जो है कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है वो इकोलॉजी से काफ़ी गहरा है। अब हम बात करेंगे इकोलॉजी के बाद में एक टर्म जो कि आता है इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी टेक्स प्लेस इन अ डिफाइंड एरिया जिसको हम इकोसिस्टम बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिजम्स रिलेशन विथ वाटर, एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन किससे, पानी के साथ, लाइट के साथ, ह्यूमंस के साथ, प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ में, इन अ सिटी, किसी शहर में, या फिर किसी जंगल में, या फिर समुंदर में।
Ecosystem is a functional unit of dynamic system of organisms interacting with each other and the inanimate environment. तो ecosystem का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ऐसी functional unit है हमारी जो कि किससे रिश्ता रखती है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं. Ecosystem is a biological environment consisting of all organisms living in a particular area as well as non-living और physical components of the environment. यानी कि non-living और living दोनों ही इसके अंदर include होते हैं. किस तरीके के organisms, चाहे वहाँ पर insects होंगे या फिर air, soil, water, sunlight, इसकी जो study हम करते हैं वो होता है हमारा ecosystem. इकोसिस्टम को डिफाइन किया गया है, लिविंग कम्युनिटी किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इन एनी एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की ही यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लाइक लैंड, एयर एंड वाटर. नाउ इकोसिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. इकोसिस्टम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो कि आता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और आता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में आता है टेरेस्ट्रियल, जहाँ पर हम बात करते हैं लैंड के बारे में, जिसके अंदर आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम. बच्चों ये हमारे सेमेस्टर 1 में मैंने ऑलरेडी कवर किया था, काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस उसके अंदर डाली थी और डिटेल में एक्सप्लेन किया था. तो जो बच्चे चाहते हैं देखना, मेरे EVS के सेम 1 के लेक्चर को जाकर देख सकते हैं. फिर आता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पर पॉन्ड्स, जो कि बेसिकली वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड करता है. अब आता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि क्रिएट नेचर ने नहीं किया है, ये क्रिएट हम ह्यूमन बींग्स ने ही किया है. ओके, some ecosystems are fairly robust and are less affected by a certain level of human disturbance such as desert ecosystem. यानी डेजर्ट इकोसिस्टम जो नेचर की तरफ से है, थोड़ा सा कम ह्यूमंस ने इनको परेशान किया है, बाकी सारी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से हमने परेशान किया है. ग्रास लैंड देख लो, फॉरेस्ट देख लो आप, इकोसिस्टम, फॉरेस्ट को तो हमने डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है अपने वहाँ पर सर्वाइवल के लिए. अदर्स आर फ्रेजाइल एंड आर क्विकली डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसे मैंने आपको बोला, जो दूसरे हमारे इकोसिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इसको ह्यूमन ने हमेशा क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है अपने मतलब के लिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल एज द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर लीड्स टू सीवियर सॉइल इरोजन. फॉरेस्ट कम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ रहा है. रिवर एंड वेटलैंड इकोसिस्टम कैन बी सीरियसली डैमेज बाय पॉल्यूशन एंड चेंजेस इन सराउंडिंग लैंड यूज. यानी कि रिवर्स को भी हमने क्या किया है, जो नेचुरल इकोसिस्टम से हमको मिला है वो भी हमने क्या किया है, पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है. द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम क्या मिलाकर बनता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलाकर बनता है. Non-living components of an ecosystem are the amount of water, inorganic substances and organic compounds and climatic condition which depends on geographical conditions and location. तो non-living factors वो होते हैं जो कि geographical और climatic conditions के ऊपर ज़्यादा depend करते हैं. These are the non-living components of ecosystem. नाउ द लिविंग कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो जो जीव जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ योर प्लांट्स, योर बर्ड्स, योर फिशेज, योर ह्यूमन बींग्स, वी हैव एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया. तो ये सब के सब मिलाकर हमारा क्या है, ये सारे हमारे लिविंग इकोसिस्टम का हिस्सा है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम आर इंसेपरेबल फ्रॉम देयर हैबिटेट. तो जहाँ पर ये रह रहे होते हैं तो यहाँ से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, इनके एनवायरनमेंट, इनके सराउंडिंग से आप इनको दूर नहीं कर सकते हो. Example, the living component of plant life range from small algae which live in fresh and saline water to the terrestrial giant long-lived trees of the forest. यानी कि एक प्लांट जो कि एक स्मॉल एल्गे रहता है, जब मरीन लाइफ में वो रहता है, तब से लेकर उसके एकदम बड़े होने तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, उसके एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते. The plants convert energy from sunlight into organic matter for their growth, thus functioning as producers in the ecosystem. हम सभी जानते हैं बच्चों, प्लांट को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करता है. The living components of the animal world ranges from microscopic animals to small insects and the larger animals such as reptiles. अगर हम लिविंग कंपोनेंट की बात करेंगे जानवरों की दुनिया में, तो वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर बात करें तो बड़े बड़े एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स हो गए, ये सारे के सारे हिस्सा है हमारे किसका, ये सारे के सारे हिस्सा है हमारे लिविंग कंपोनेंट एनिमल वर्ल्ड का. Man is just one of the 1.8 species of plants and animals that inhabit the earth. तो इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जितनी सारी स्पीशीज़ है उसका सिर्फ 1.8% ही हिस्सा है. तो सोचो इस दुनिया में कितनी सारी स्पीशीज़ जो है वो होगी. एनिमल्स मोस्टली फंक्शन एज द कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम. एनिमल्स जो है वो मोस्टली क्या माना जाता है, कंज्यूमर्स माना जाता है इकोसिस्टम में.
ईच इकोसिस्टम हैज़ फ्लो ऑफ एनर्जी टू मेक लिविंग बीइंग सर्वाइव। अब ये जितने भी एनवायरनमेंट में बच्चों हमारे लिविंग बींग्स है ना, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, और भी कई सारे स्पीशीज़ है जो कि हम जानते भी नहीं एग्जिस्ट करती है, तो आपस में एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है इनका जो रिलेशनशिप है वो होना। कौन सा रिलेशनशिप होना? एनवायरनमेंट में। अगर आपने हनी बीज को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया तो दुनिया ख़त्म होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए उन बीज का भी रहना इस दुनिया में ज़रूरी है, राइट। ओके तो 3 कंपोनेंट जो मेजर दिए हैं वो है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और हमारे डिकम्पोजर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो कि हमारे प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए खाना भी बनते हैं। दिस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। तो बेसिकली क्या होता है, जब प्लांट सनलाइट के हेल्प से अपना खुद का खाना बना रहे हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा है। दिस एक्टिविटी इज कैरिड ऑन बाय प्लांट्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब ये जो एक्टिविटी है वो प्लांट कहाँ करता है? फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा आपको ये देखने मिलता है। एंड बाय द एल्गे एंड सीवीड्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। और वही सूरज की रोशनी से जो एल्गे और सीवीड्स होते हैं वो भी अपना खाना बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड फूड टू द कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ये जो कंज्यूमर, जो इनको कंज्यूम करने वाले हैं, जो इनको खाने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं। अब कंज्यूमर्स को अगेन हमने क्या किया? डिवाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड हर्बीवोरस एनिमल्स में। सम एनिमल्स कंज्यूम हर्बीवोरस एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके पहले हम देखेंगे प्लांट और ग्रास ईटन बाय एनिमल्स लाइक रैबिट्स। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर है हमारे, अगर इनको कोई खाने वाले जानवर होते हैं तो वो कौन होते हैं? रैबिट्स होते हैं, काउज होते हैं, जिसको हम बुलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर हम इनको हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है वेजिटेरियन, जो कि सिर्फ वेज ही खाते हैं। फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं हर्बीवोरस एनिमल को, प्लांट ईटिंग एनिमल को जो कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर हम कार्निवरस बोलते हैं। कार्निवरस का मतलब होता है बेसिकली नॉन वेजिटेरियंस। जैसे कि लायन हो गए, टाइगर हो गए, दे आर दी फर्स्ट लेवल कार्निवोरस, यानी कि ये भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी पत्ते नहीं खाएंगे। ये हमेशा क्या खाएंगे? ये हमेशा नॉनवेज ही खाएंगे। Tertiary consumers are omnivorous, are human beings and others who consume both plant food and animal food. फिर आते हैं हम जैसे लोग जो कि होते हैं omnivorous। omnivorous यानी कि जो वेज भी खाते हैं और जो नॉन वेज भी खाते हैं। Tertiary consumers can be birds or animals or reptiles that feed on secondary consumers like frogs that eat primary consumers like insects, grasshoppers, etc. Such consumers are second level carnivores. तो tertiary consumers जो होते हैं वो क्या करते हैं? ज़रूरी नहीं है कि human beings ही उसके अंदर जो है तुम काउंट करो, इसके अंदर तुम्हारे birds, animals भी हो सकते हैं, reptiles हो सकते हैं जो कि frog को consume करते हैं, तो they can also be a part of tertiary consumers. फिर आते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर द थर्ड लेवल कार्निवोरस लाइक द ईगल दैट ईट्स अदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स लाइक स्नेक। क्वाटरनरी जो कि थर्ड लेवल पर आते हैं, जो कि रेप्टाइल्स या स्नेक्स को खाने का काम करते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। अब लास्ट में आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये वो स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, फंगाई आप इसको बुला सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोसिस्टम का, क्योंकि आप जो भी वेस्ट डाल रहे हो उसको डिकम्पोज करने का काम जो है वो ये हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स करते हैं। कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो बस वो डिकम्पोजर्स ही है जो मिट्टी के अंदर सारे इनको डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को। Their job is to break down the dead organic matter which is converted into small particles. जो dead organic matter है ज़मीन के अंदर उसको क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, which in turn gets merged into the soil. अब जितने भी न्यूट्रिशन उसके अंदर से रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। Soil gets nourished by this organic substance. The nourished soil provides required nutrition to the plants. अब जितने भी ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो आपके चले गए ज़मीन के अंदर, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसके अंदर से क्या निकालने का काम करते हैं? जो अच्छा खासा प्रोटीन होगा वो निकाल लेंगे, मिट्टी को दे देंगे। अब मिट्टी के लिए तो वो न्यूट्रिशन हो गया, मिट्टी के लिए वो सोने के जैसा हो गया। अब वो सोना जो मिट्टी के लिए न्यूट्रिशन है वो किसको देते हैं? प्लांट्स को देते हैं, क्योंकि प्लांट तो हम सॉइल के अंदर ही क्या करते हैं? उगाने के लिए जाते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब आप प्लांटेशन करते हो तो वही सॉइल से आपके प्लांट को जो है वो बेनिफिट होता है। दिस इज हाउ द इकोसिस्टम साइकिल गेट्स कंप्लीट। और इस तरीके से आपका पूरा इकोसिस्टम का साइकिल जो है वो काम करता है। Following is the summary of the components that make up the structural aspects of an ecosystem. तो आगे कुछ दिया है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इकोसिस्टम के बारे में। इनऑर्गेनिक एलिमेंट के बारे में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स विच लिंक द अबायोटिक टू बायोटिक, जो कि अबायोटिक से बायोटिक की तरफ क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्लाइमेटिक रिजाइन सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, टोपोग्राफी,
प्रोड्यूसर्स जो है वो प्लांट्स होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स लार्ज एनिमल्स होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स स्मॉल एब्जॉर्बर्स होते हैं जैसे कि फंगाई हो गया हमारा। फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करें इकोसिस्टम की तो इसके अंदर आता है एनर्जी साइकिल, फूड चेन, फूड वेब, डाइवर्सिटी, इंटरलिंक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इवोल्यूशन। बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जिसका EVS सेमेस्टर 1 रहेगा वो पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। हाँ, इकोलॉजी के जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत सवाल पूछा जा सकता है। इसी के साथ ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट। यानी डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज कितना ज़रूरी है हमारे समझने के लिए। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडी की तो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है उसको समझना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है, और इतना इन्फ्लुएंस कर रखा है कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी कर रहा है। इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ जो चलती है, जो कि हमने देखा है, एक तो नेचुरल है जो नेचर से है, उसने कभी हार्म नहीं किया, लेकिन जो मैन मेड एक्टिविटी है उसकी वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो यही मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो हमको हेल्प करती है समझने के लिए, एक अवेयरनेस जो है हमारे अंदर क्रिएट करती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड कि व्हाट एग्जैक्टली द सोसाइटी इज फेसिंग इन एन इकोनॉमी। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो तो हमको कई देखने मिल रही है, कौन से 19th सेंचुरी से। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है जिसके थ्रू केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सीधा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर पे जाते हैं और ओजोन को डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन, स्मॉग, पुअर एयर क्वालिटी। अभी अगर आप देखोगे तो हमारे शहरों की एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, स्मॉग आपको देखने को मिलता है हर वक्त। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ के लोगों के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और उसी के साथ साथ उस एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है जहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं। It have been the result of air pollution. Industrial activities have resulted in depletion of natural resources. और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से ही क्या होने लगा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होने लग गए, यानी कि कम होने लग गए, डिमिनिश होने लग गए। Environmental studies will help us to understand the use of natural resources rationally and the need to find out substitutes for renewable resources. देखो renewable resources एक टाइम तक रहेंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाने वाले हैं। इसीलिए environmental studies हमको rationally सोचना सिखाती है कि किस तरीके से हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने natural resources का। Next we have is urbanization. More and more people are migrating to urban areas from rural areas for employment and better lifestyle. एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे जॉब के लिए हम क्या करते हैं, हम रूरल से अर्बन माइग्रेट होते हैं। Urbanization has resulted in excessive use of automobiles and created slums and cities. अब अर्बनाइजेशन की वजह से सबको अच्छी लाइफ चाहिए तो हमने गाड़ियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया, और इसी की वजह से हमने शहरों को स्लम बनाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर स्लम एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में बढ़ गए हैं। This has resulted in increasing crowding and congestion, which in turn has led to air and water pollution. अब इसकी वजह से cities जो है वो इतनी congested होते जा रही है जहाँ पर air और water pollution आम बात हो गई है। Study of environmental science enables us to know the aspects related to soil and water contamination. तो EVS की जब आप study करते हैं environment के बारे में, तब आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आपने जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स देखने मिलते हैं सॉइल और वाटर कंटामिनेशन के, और उसी के अकॉर्डिंग आप मेजर्स ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं कि कैसे हम ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें और उसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा काम करें। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर। विद द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फार्मर्स हैव रिसोर्टेड टू फार्म मैकेनाइजेशन। दिस हैज़ रिजल्टेड इन सॉइल इरोजन। अब फार्मर्स ने भी फार्म में मैकेनाइजेशन यानी मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जो होती है वो फार्मर्स जो है अब वो खेती बाड़ी खुद से नहीं करेंगे, मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ होना शुरू हो गया है। फर्टिलाइजर शुरू होगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी, जो क्षमता थी, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ऑल्सो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हैज कॉज्ड इम्बैलेंस इन सॉइल कंपोजिशन एज दिस केमिकल्स आर नॉट इजीली बायोडिग्रेडेबल। अब इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का यूज़ करोगे तो सॉइल की क्वालिटी जो है वो ख़राब होनी है, तो वो ज़मीन जो होगी वो आपके लिए उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
एनवायरमेंटल स्टडी हमारी हेल्प करती है कि हम किस तरीके से सॉइल को प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, और हेल्प करती है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ला सकते हैं। देखो बच्चों, कई सारे स्टेप्स ऐसे लिए जाते हैं जहाँ पर हमको नहीं पता होता है। हम मार्केट से जाके केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स तो लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जो आप खुद अपने घर में भी बना सकते हैं। तो अगर फार्मर्स को उसका थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी सारी अपनी लैंड को जो है वो ख़राब होने से बचा सकते हैं। इट हेल्प्स टू नो द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड डेजर्टिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके मीनिंग को समझ गए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू, तो हम ये ओवर ग्रेजिंग, डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है इसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोल्यूशन। अब बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे हमने अभी देखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होते जा रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन सबसे बड़ा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। आज पोल्यूशन की वजह से ही लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को कंजेशन हो जाता है उसकी वजह से। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन विच इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ very severely. Air, water, noise and soil pollution poses serious health problems to mankind. Study of environmental science enables to know the causes of pollution and measures to prevent it. जब environmental science की स्टडी होगी तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि रीजंस क्या है इस पोल्यूशन के और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनको रोकने के लिए। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और इसी के थ्रू एक अवेयरनेस जब क्रिएट होती है तो पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की तरफ हम क्या कदम उठा सकते हैं। The last point we have is development projects. Development projects, government has initiated development projects like construction of dams and mining projects. अब गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स ले लिए हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस की तरफ देख रही है। अब कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है इसकी वजह से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है। माइनिंग प्रोजेक्ट्स कैन अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। माइनिंग जो होता है उसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल स्टडी जो होती है वो हेल्प करती है पता करने के लिए कि किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, या फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज यानी कि अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट होने से बचा सके। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। Okay, so the next topic that we have is environment as a natural capital and quality of human life. कैसे हम environment को एक natural capital या quality of human life के लिए consider कर सकते हैं। Natural environment जो है it is important for social and economic life of human beings. इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेचुरल एनवायरनमेंट ही है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। अगर हम ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा टाइम रहेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शंस फॉर आवर ओन सेल्फ। First point says resource for food supply. Now for survival and sustenance, in olden days, humans collected fruits and vegetables from nature by food gathering, forestry, hunting and fishing. तो पहले के टाइम पर क्या होता था बच्चों कि हम अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं से अपने खाने का बंदोबस्त जो है वो आसानी से कर देते थे। With the development of art of cultivation, man produced crops for the first time and that is a landmark in the history of human development. जैसे जैसे इंसानों को समझ आने लगी उसने अपना खुद का क्या करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन क्रॉप का शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो कि बहुत ही बड़ा एक क्या रह चुका है, एक लैंडमार्क रह चुका है हमारे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। Now agriculture was undertaken in the fertile floodplains of the Nile, Indus, Ganga, the Yangtze and others. इट फॉर्म्स अ मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन टुडे। अब ये जो हमारा एग्रीकल्चर है जो इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, तो यहाँ से आपको फर्टाइल जो है वो मिलने लग गया। कहाँ से? फर्टाइल फ्लड ऑफ नाइल से, इंडस से, गंगा से, यंसे से और ऐसे ही कई सारी जगहों से जहाँ पर हमने क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। इट फॉर्म्स अ मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन टुडे। अब यही सारी जगहों से हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे मेजर सोर्स जो है वो खाने का यही से जनरेट करना शुरू कर दिया। It is the most important activity that provided stability to human life and gave path to human progress. अब ये एक ऐसी एक्टिविटी रह चुकी है जिसने ह्यूमन को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और तरक्की करने का मौका जो है वो दिया था।
Natural environment is a resource for food supply and not only through the means of agriculture but also by way of forest and animals. अब natural environment जो है हमारा हमारे food supply का एक resource, एक ज़रिया बन चुका है और ना कि सिर्फ इंसानों के लिए सिर्फ खाना अवेलेबल करके देता है, उसी के साथ साथ आपको फॉरेस्ट और एनिमल्स के ज़रिए भी कहीं ना कहीं उसने आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो की है. Various aquatic resources are available to man as food from water bodies like fishes, crabs, seaweeds and others. अब इसी के साथ साथ हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारे वाटर बॉडीज़ में देखने मिलता है हमको, तो हमारे वाटर बॉडीज़ के भी जो हमारी मरीन लाइफ है वो भी हमारे लिए एक सप्लाई ऑफ फूड सोर्स जो है वो हो जाता है. The next that we have is energy source. Energy is an important source of human development. It is pervasive in every households and industries. Now when we talk about energy, it is also an important source in our environment that is available. तो naturally भी हमको ये available है. At present, fuels are principal sources of energy and are fast depleting and cannot be renewed. तो fuel जो है वो एक renewable resource है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होने के chances इसके हो सकते हैं क्योंकि इसका consumption जो है वो काफ़ी ज़्यादा fast है. नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम सन, विंड एंड वाटर. अब नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करता है हमको? सन से भी मिलता है, विंड से भी मिलता है, वाटर से भी मिलता है. Energy from these sources are renewable sources of energy. Quality of human life has improved with the application of such renewable sources of energy to generate electricity. तो ये जो अलग अलग तरीके हमको दिए हैं इसकी तरफ से कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी को जनरेट जो है वो कर सकते हैं. Next we have a source for recreation. Natural environment attracts tourism as it comprises of natural and geographical assets such as pleasing weather, scenic beauty, flora and fauna and so on. तो जब हम बात करते हैं हमारे सोर्स फॉर रिक्रिएशन की तो नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा बेस्ट होता है. आज अगर हमको छुट्टियां मनाने जाना होता है तो हम कोई एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमको सीनिक ब्यूटी भी देखने मिले, जहाँ का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो. तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए वहाँ पर जाते हैं. तो हम ऐसी जगहों पर क्यों जाते हैं घूमने? क्योंकि हम एक रिलैक्सेशन के लिए, एक लीजर टाइम के लिए जो है वो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं हम नेचर से रिलेटेड जगहों को प्रेफर इसलिए भी करते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड कम्प्लीटली, क्योंकि हम सोचते हैं कि शहर की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से कहीं जाए और जाकर रिलैक्स हो जाए. राइट. तो नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन होता है, रिक्रिएशन होता है. दस द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ रीजन इन्फ्लुएंस रिक्रिएशन एंड टूरिज्म. और इसी से हमारा टूरिज्म भी बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स होने के लिए कोई अच्छी जगह पर जाना प्रेफर करते हैं. For instance, people travel to Nainital, Mysore, Ooty, Kodaikanal, Goa and so on for recreation and relaxation. तो relaxation के लिए हम ऐसी अलग अलग जगहों पर जाकर क्या करते हैं? रिलैक्स होते हैं. Natural environment also provides scope for sports, adventure and wildlife. इसी के साथ साथ हमको natural environment से ही sports activities या wildlife या फिर adventurous activity करने मिलती है. Quality of human life enhances when people engage in such recreational activities. तो इंसान जब ऐसी जगहों पर जाता है, एंजॉय करता है, रिलैक्स होता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, एडवेंचरस काम करता है, कहीं ना कहीं ही और शी इज़ इम्प्रूविंग हिज और हर क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि आता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज. अब नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट तो बच्चों हम अच्छे से जानते हैं कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है हमारे लिए. क्योंकि अगर फॉरेस्ट ना हो तो हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अपने शहर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देने में. तो बहुत ज़रूरी है फॉरेस्ट का होना. Natural environment is a major source for forest products. Timber obtained from forest is used for construction of houses. अब देखो अपने घर बनाने के लिए भी हम फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है. टिम्बर चाहिए घर बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग एंड अदर वुड रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, फर्नीचर्स चाहिए, वुड रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है तो वो तो हमको झाड़ से ही मिलने वाला है. फॉरेस्ट आर द सोर्सेज फॉर मेडिसिनल प्लांट्स. अब इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे प्लांट भी है जो कि हमारी बहुत मदद करते हैं दवाइयों के लिए. अब अगर हम एक सादा सा तुलसी का ही पौधा अगर ले ले, राइट, अगर आपको सर्दी खांसी है, ठीक नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप उसी का इस्तेमाल कर दो, चाय में डाल लो और पी लो, तो वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है. इसीलिए उसको मेडिसिनल प्लांट भी बोला जाता है. सिमिलरली नीम जो होता है, नीम को भी एक मेडिसिनल प्लांट जो है वो बोला जाता है. For instance, quinine is extracted from the bark of cinchona tree and is used for curing malaria. यानी मलेरिया को ठीक करने के लिए जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्विनीन करके है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है चिंचोना झाड़ से, जिससे कि हम मलेरिया को क्योर जो है वो कर सकते हैं. Other non-timber based products that can be obtained from forest are rubber, oil, nuts, fiber, gum, tannin and others. तो ये कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम फॉरेस्ट से डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. यूज ऑफ ऑल दिस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ.
अब ये सारी चीज़ें तो हम निकाल कर फॉरेस्ट से डिराइव करके ऑब्टेन करके अपने पास रख नहीं रहे हैं, इसका बिजनेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट भी हमारी ज़िंदगी में। अगर ये ना होता तो हम शायद ही सर्वाइव ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तो अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक जो है वो बच्चों लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।